सर्वेभ्यो नमो नमः है। आज की वीडियो में हम समास पढ़ेंगे। जो 10वीं कक्षा का सिलेबस है उसके हिसाब से हम समास पढ़ने वाले हैं। उसमें आपके जो समास है वो अव्ययभाव, तत्पुरुष और द्वंद्व समास है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और अपने सारे समास के प्रश्न आप यहीं से ठीक कर सकते हैं। और इसके एंड में जो सैम्पल पेपर में प्रश्न आया है उसको कैसे सोल्व करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ। तो आपके जो अव्ययभाव समास है पहला हम वही पढ़ लेते हैं पेपर में, वीडियो में। तो इसमें आपको क्या करना है कि अव्ययभाव समास के आपको केवल 6 शब्द जो हैं उनको दिमाग में रखना है, उनका अर्थ समझ लो अच्छे से। उसके बाद प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि 5 में से 4 प्रश्न आपको करने हैं और पूरे चांस है कि अव्ययभाव समास के 2 प्रश्न आपके आएंगे पेपर में। तो 2 नंबर केवल ये 6 शब्द दे के जाएंगे। जो 6 शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं ये 6 शब्द आपको 2 नंबर दे के जाएंगे। ठीक है, 5 में से 4 करने हैं, 2 नंबर पक्का दे जाएंगे ये। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करती हूँ, जो आपके ये 6 शब्द हैं इनका एक बार हिंदी में अर्थ बता देती हूँ। अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछे के लिए संस्कृत में होता है पश्चात शब्द। किस तरह से प्रश्न होगा वो अभी हम देखेंगे। उसके बाद है उप का अर्थ होता है पास में, समीप। सह का अर्थ होता है साथ। निर का अर्थ होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, अभाव। प्रति एक तो डायरेक्शन को बताता है, दिशा को, मतलब किसी दिशा की ओर जाता है तो प्रति शब्द इस्तेमाल होता है। और शब्द जो है वो इसमें डबल हो जाता है। ठीक है। यथा का अर्थ क्या होता है कि जितना सामर्थ्य है, मतलब जितनी खुद में शक्ति है उस हिसाब से वो काम करना। इस अर्थ में ये यथा शब्द यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम अनु शब्द को ले लेते हैं। अनु शब्द को पहले है ना हम शब्द, उसका अर्थ और उदाहरण को समझेंगे और लास्ट में प्रश्न करेंगे। तो पहला अनु शब्द देखते हैं। अनु शब्द जो है वो 2 अर्थों में इस्तेमाल होगा। पहला होगा योग्यम और दूसरा होगा पश्चात, यानी कि पीछे। यानी कि योग्य मतलब एक क्वालिफिकेशन, एक तरह से अर्थ हो गया। तो आप उसको समझेंगे। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने उदाहरण जो है ना वो ऊपर नीचे लिख दिया है। आप इस उदाहरण को अच्छे से देख लीजिएगा। ये उदाहरण आपका ऊपर नीचे कर दिया हमने। आपको क्या करना है, ऊपर वाले का उदाहरण नीचे लिखा है और नीचे वाले का उदाहरण ऊपर लिखा हुआ है। तो पहला जो अनुयोग्यम जो शब्द है उसका उदाहरण है ये वाला अनुरूपम। अनुरूपम मतलब रूपस्य योग्यम। मैक्सिमम में षष्ठी विभक्ति होती है। और समास कैसे बनाते हो आप, अनु है ना, अनु का अर्थ है योग्यम। तो जैसे ही आप समास का विग्रह करोगे यानी कि शब्दों को अलग अलग करोगे, जैसे ही एक तो होता है समास करना यानी कि उनको जोड़ना, दूसरा होता है विग्रह मतलब उनको अलग अलग करना। आपका शब्द है अनुरूपम। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो ये शब्द है ना रूप, इसको तो पहले लिखोगे आप। ठीक है, किस तरह से लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। ठीक है। और जो अनु है उसका अर्थ बाद में लिखोगे। अव्ययभाव समास में यही होता है। और जो आपको 6 शब्द बताए ना, आप कैसे पहचान करोगे, प्रश्न में आपको अंडरलाइन किया हुआ शब्द मिलेगा और उन शब्दों में 6 शब्द जो आपको बताए अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा, उन्हीं में से एक शब्द के शुरू में मिलेगा। जैसे अनुरूपम के शुरू में अनु लिखा है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, रूप को पहले लिखोगे और अनु का अर्थ बाद में लिखोगे। इस तरह से समास होगा आपका। ठीक है। और जो मैक्सिमम यहाँ पे शब्द होगा उसमें षष्ठी विभक्ति लगेगी। तो रूप की षष्ठी रूपस्य और अनु का अर्थ लिख दो बाद में योग्यम। यानी कि प्रश्न में आपको क्या करना है, अगर आपको योग्यम दिखाई देता है तो आप ये वाला ऑप्शन टिक कर दो, और अगर आपको अनु दिखाई देता है तो आप ये वाला ऑप्शन टिक कर दो। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला शब्द जो है इसी का उदाहरण देखते हैं, अनुरथम। सेम वही तरीका रहेगा। रथ को पहले लिखा, रथ में षष्ठी लगाई और फिर अनु का अर्थ लिख दिया पश्चात की, रथ के पीछे, ये अर्थ हो गया। ठीक है। पश्चात को देखते ही अनु वाला ऑप्शन, अनु को देखते ही पश्चात वाला ऑप्शन। ठीक है। आगे देखते हैं। जो बचे हुए आपके 4 शब्द हैं, 5 शब्द हैं। पहला शब्द है आपका है उप का अर्थ क्या होता है, समीप यानी कि पास। इनको अर्थों को याद कर लो, 6 के 6 शब्दों के अर्थ याद कर लो। उदाहरण है आपका उपगंगम। सेम तरीका रहेगा, गंगा को पहले लिखो और गंगा की षष्ठी, गंगा की षष्ठी स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो रमा की तरह होगा गंगा यह। और फिर उप का अर्थ है समीप, यानी कि समीप को देखते ही उप को टिक करना, उप को देखते ही समीप को टिक कर देना। प्रश्न में प्रश्न कैसे होगा वो भी हम एंड में बताएंगे। फिर अगला शब्द आपका सह। सह का मीनिंग होता है साथ। ठीक है। और ये जो सह है ना, ये प्रॉपर सह नहीं आता है, सह मिलेगा आपको, केवल सह मिलेगा शब्द के शुरू में। ठीक है। सह को देखते समझ जाना ये सह ही है। ठीक है। यानी कि सह का अर्थ आपको लिखना है। उदाहरण है आपका सवाष्पम। सवाष्पम में आपको क्या करना है, वाष्प में तृतीया लगाओगे और सह का अर्थ आप बाद में लिख दोगे सहितम। सेम वही तरीका, स का अर्थ बाद में लिखा,
इस शब्द को पहले लिखा। अब एक बात है बेटा, मैंने बताया आपको लगभग षष्ठी लगती है, लेकिन मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठानी पड़ेंगी ये चीज़ें कि कहाँ षष्ठी लगती है, कहाँ वो लगती है। जैसे सह शब्द है, सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है, तृतीया एन लगा करके बनती है, ठीक है। रामेण, वृक्षेण, नगरेण, एन, नृपेण, एन, बालकेन, एन लगता है, ठीक है। तो आपको सह के साथ क्या करना है, तृतीया लगानी है। जो ये शब्द होगा इसमें तृतीया वाष्पेन और फिर सकार सहितम। उससे अगला शब्द है आपका निर। निर का मीनिंग क्या होता है, अभाव, मैं बता चुकी हूँ, कमी, ठीक है। उदाहरण हमने लिया निर्विघ्नम। तो आप क्या करोगे, निर का अर्थ लिखा हमने यहाँ पे अभाव है, बाद में लिखोगे निर का अर्थ तो, और जो आपका विघ्न शब्द है उसमें षष्ठी लगा करके यहाँ पे लिख दो, विघ्नस्य अभाव है, ठीक है। से मतलब कुछ भी ज़्यादा अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो केवल ये 6 शब्द और इनके अर्थ याद कर लो, केवल मात्र इन्हीं से आपका प्रश्न हल हो जाएगा। फिर अगला शब्द है आपका प्रति। प्रति का अर्थ होता है की ओर, यानी कि डायरेक्शन को बताएगा। इसके साथ ही क्या होता है, इसमें शब्द जो होता है ना वो डबल हो जाता है, मतलब जिस शब्द का समास करते हो वो डबल हो जाता है, और प्रति के साथ हमेशा द्वितीया लगती है, जो अम लग करके थे, बालकम, वृक्षम, नगरम, ठीक है, इस तरह से अम लग करके। तो उदाहरण है आपका प्रतिगृहम। आपको क्या करना है, गृहम तो लिखा है, यूं का यूं लिख लो इसको, गृहम, गृहम डबल करना है, हमेशा डबल करना है, ठीक है, प्रति के साथ। फिर प्रति को यूं का यूं, कुछ नहीं करना, प्रति का प्रति ही लिखोगे, ठीक है। फिर अगला लास्ट शब्द है आपका यथा। यथा का अर्थ है अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य का हिंदी में अर्थ होगा कि जितनी खुद में शक्ति है उसके अनुसार काम, यानी कि जिसका जितना सामर्थ्य है उतना ही काम करे, उससे बढ़ करके नहीं, लिमिट से बाहर जा करके नहीं। तो उदाहरण हमने लिखा है यहाँ पे यथाशक्ति। आपको क्या करना है, यथा का अर्थ बाद में लिखोगे और फिर यहाँ पे शक्तिम लिख दोगे, शक्तिम अनतिक्रम्य। 6 शब्द, 6 के 6 अर्थ, सेम टू सेम मन में बैठा लो, इससे बाहर नहीं होगा। अगला समास आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। 2 प्रश्न पूरे चांस से अव्ययभाव से आ जाएंगे, और 2 जो है वो हो सकता है द्वंद्व से आ जाए, और दोनों ही बहुत आसान है। अव्ययभाव में 6 शब्द, द्वंद्व को भी बताऊंगी, बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो। और यहाँ पे हम करेंगे तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास कैसे होता है आपको वो ध्यान से समझना है, ठीक है, और किस तरह से होता है। तत्पुरुष समास में सब में विभक्ति होती है। अब विभक्ति कैसे होती है वो मैं एक बार शब्द रूप शेयर करती हूँ आपके साथ। ये देखिए, ये आपके पास यहाँ पे राम का शब्द रूप लिखा हुआ है। अब राम के शब्द रूप में यहाँ पे विभक्ति लिखी है। ये शब्द रूप आपको देखते समझ आ रहा होगा कि इस तरह से होता है। कुछ भी समझना है ना, कुछ भी समझना है तो केवल ये शब्द रूप याद कर लो। मतलब ये प्रथमा जो आपकी एक वचन है ना, केवल एक वचन को दिमाग में बैठा लो कि प्रथमा में क्या होता है, रामः, द्वितीया में रामम, तृतीया में रामेण, चतुर्थी में रामाय, पंचमी में रामात, षष्ठी में रामस्य और सप्तमी में रामे। देखो बेटा 5 प्रश्न है, 5 में से 2 प्रश्न तत्पुरुष के चांस बन सकते हैं आने का। देखो प्रश्न हल करना मैं सिखा दूंगी आपको, लेकिन मैं पूरा डिटेल में इसलिए पढ़ाऊंगी क्योंकि कुछ बच्चे चाहेंगे डिटेल में पढ़ना, तो मैं डिटेल में भी पढ़ा रही हूँ और मैं ट्रिक भी बता दूंगी आपको किस तरह से हल करना है। अब इसमें क्या है बेटा कि देखो शब्द क्या है, राम, शब्द आपका राम है, ठीक है, लेकिन उसमें राम में ये देखिए यहाँ पे विभक्ति लगाने के लिए कुछ शब्द कुछ जोड़ा गया है, यानी कि उसके हर एक स्ट्रक्चर में चेंज है। तो जब आप तत्पुरुष समास करोगे तो आपको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा वाला है ना राम के अलावा, उस सबको हटा देना है, यानी कि विभक्ति को हटा देना है, प्रॉपर राम शब्द रखना है आपको, ठीक है। हर एक शब्द में यही करना है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब राम के अलावा जो भी आपका एक्स्ट्रा श्रृंगार है वो हटा दो और मूल शब्द रखो। मेन कहने का क्या अर्थ है, मूल शब्द। रियल शब्द क्या है, रियल शब्द राम है, तो आप समास करते टाइम केवल वो रखोगे। अब किस तरह से होगा वो हम बताते चलेंगे, और साथ ही थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी, इसलिए ताकि सभी बच्चों के लिए ये वीडियो कारगर हो, सभी बच्चों के काम आ सके। तो अभी मैं शुरू कर देती हूँ पढ़ाना इसको। अब देखिए मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि किस तरह से आपको शब्द करना है, और प्रश्न के एंड में हम प्रश्न भी देख लेंगे, इस वीडियो के एंड में प्रश्न देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, द्वितीय विभक्ति को समझते हैं। प्रथमा नॉर्मल है, उसमें कुछ भी नहीं है, द्वितीय तत्पुरुष समास से ही हम शुरू करने वाले हैं। इसमें मेन मैंने यहाँ पे शब्द क्यों लिखे हैं, इसका कारण ये है कि ये शब्द आपको दिख जाए, सेम टू सेम शब्द दिमाग में बैठा लो। इन शब्दों को देखते ही जो आपका शब्द होगा पहले वाला, ये तो यूं के यूं रहेंगे, जो पहले वाला शब्द होगा यानी कि जिस शब्द के साथ जुड़ करके आएंगे उसमें हमेशा द्वितीय लगाओगे। द्वितीय का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है, रामम, अम लग करके होता है, ठीक है, अम लग करके होता है द्वितीय का स्ट्रक्चर। अब किस तरह से होता है वो आप समझ लेते हैं। अतीत का अर्थ क्या होगा, जो बीत चुका है, अर्थ एक बार थोड़ा सा देख लो। पतित का अर्थ मतलब जो गिरा हुआ है, गत गया हुआ, आगत आया हुआ, और प्राप्त जिसको पाया हुआ है, ठीक है।
उदाहरण हमने यहाँ पे लिखा है, किस तरह से करोगे। शब्द आपके पास देखो, पेपर में कुछ नहीं आएगा, पेपर में इस तरह से शब्द आएगा, ठीक है। दुखम अतीत है, ये शब्द आया, आपको क्या करना है, इसका समास करना है, यानी कि इनको जोड़ना है। और जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, मैंने आपको बोला है जो एक्स्ट्रा श्रृंगार है वो हटाओ। जैसे मूल शब्द ये है दुखम अतीत है, तो दुखम का अम हटा दो, ठीक है, दुखम का अम हटा दो, बाकी सेम टू सेम रखना है। तत्पुरुष समास बिल्कुल भी कठिन नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना जरूर पड़ता है, लेकिन इसको करना कठिन नहीं होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, दुख, दुख बचा और अतीत है बचा, यही बचा ना आपके पास, क्योंकि दुख मूल शब्द हमने रख लिया है। अब आप क्या करोगे, दुख और अतीता को जोड़ोगे, और जैसे ही जोड़ोगे तो ये जो अतीता का ए है और दुख का ख में जो ए है, दोनों मिलकर के आ की मात्रा बन जाएंगे, ठीक है। और फिर बाद में तीतः को जोड़ दो, दुखा तीतः शब्द आपका बन जाएगा। आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी इसको रफ कर दूंगी। तो दुखा तीतः शब्द आपका यहाँ पे बनेगा। मेन यही है कि आपको विभक्ति मैंने दिखा दी है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिमाग में रखो, और जब समास करो उसका एक्स्ट्रा श्रृंगार हटा दो। और ऑप्शन तो दिया ही होता है, तो बिल्कुल भी कठिन नहीं होता प्रश्न करना। फिर है शोकम पतित है, वही शब्द हमने यहाँ पे लिखे हैं। आपको क्या करना है, शोकम का अम हटा दो और यूं का यूं जोड़ के लिखो, कुछ नहीं करना, इसमें तो मात्रा भी नहीं लगानी है जो दुखातीत में लगाई, इसका तो शब्द ऐसे ही बन जाएगा, शोक पतित है, ये शब्द बन जाएगा आपका, कुछ नहीं करना। ऐसे ही प्रलयम गत में अम हटा दो, आपका शब्द क्या बन जाएगा, प्रलय गत है। ऐसे ही सेम टू सेम यूं का यूं शब्द बन जाएगा, प्रलय गत है, ये आपका शब्द बन गया, ठीक है। अब अगला उदाहरण देखते हैं, शरणम आगत है। शरणम में भी अम हटा दो, यूं का यूं शब्द बच गया, शरण आगत है। जैसे हमने यहाँ पे अतीत का आ बनाया था, सेम वही शरण पे आ की, ये आ है ना, इसकी मात्रा लगाओगे। देखो आपके शब्द पास शब्द बचा शरण, आगत का आ की मात्रा यहाँ पे लगाओ, क्योंकि जब भी जोड़ते हैं तो स्वर को बीच में ऐसे नहीं लिखते, मात्रा लगा करके लिखते हैं। और फिर गतः को जोड़ दो, शब्द बन गया आपका शरणागत है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आगे है सुखम प्राप्त है, इसमें भी अम हटा दो, तो आपका शब्द बनेगा सुख प्राप्त है, ये बचेगा ना। तो आप यहाँ पे लिख दो सुख प्राप्त है, ठीक है। हमने यहाँ पे द्वितीय तत्पुरुष समास किया, यानी कि द्वितीय विभक्ति जो थी वो हमने कर ली। उसके बाद तृतीया, सेम वही तरीका, तृतीय विभक्ति मैंने आपको समझाई थी, एन लग करके बनती है और एन को आपको हटाना है, ठीक है। और आपको देखो एक चीज़ और बतानी थी मेरे को, ये जो आपका था, मान लो ये यहाँ पे लग के आया है तब तो हमने हटाया है अम को। अगर लग के नहीं आया और मान लो जोड़ के आ गया, ये मान लो शोक पतित है, यूं का यूं आपके पास जोड़ के आ गया है और आपको इसको अलग करना है, तो आपको क्या करना है, मैंने ये शब्द इसीलिए लिखे थे अतीत पतित आगत प्राप्त, ये इसीलिए, इस पतित को देखो और पतित को देखते ही आपको यहाँ पे द्वितीया लगानी है अम, वापिस इसको शोकम बनाओगे, इसीलिए ये शब्द लिखे थे कि इन शब्दों को दिमाग में बैठाओ। वैसे तो आपको 5 में से 4 करने हैं, और एक प्रश्न ऐसा आएगा जिसमें आपको अलग करना होगा, अलग करना होगा मतलब इस तरह से वापिस ऐसा ही बनाना होगा, ठीक है। सुखम, दुखम, शरणम, इस तरह से बनाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नियम लिखा कि हर बहुत सारे बच्चे ऐसे चाहेंगे कि हमें वापस से उस चीज़ का स्ट्रक्चर पता लग जाए, तो आपको सेम वही स्ट्रक्चर वापस से बनाना है। और ये शब्द रट लो, इन शब्दों के साथ ही लगेगा ये अम, ठीक है, द्वितीय विभक्ति, ठीक है। ऐसे ही तृतीया है, तृतीया किन शब्दों के साथ लगती है, जो ज़्यादातर पेपर में आता है, मैंने केवल वो यहाँ पे लिया है कि एक तो होता है कत, यानी कि लास्ट में कता प्रत्यय होगा, कता का मतलब तय जुड़ता है लगभग, तय, और तय की जगह पे ट या ध ये शब्द होंगे, ठीक है। एक तो ये होगा जिसके एंड में, या फिर कुछ शब्द हैं जैसे सदृश, सम और हीन। सदृश मतलब समान, मतलब किसी से तुलना जब करते हैं, सम का अर्थ भी समान, और हीन का अर्थ होता है उसके बिना, मतलब किसी चीज़ की वो कमी एक तरह से, तो आप इस तरह से समझ सकते हो। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें तृतीया लगानी है, सेम वही तरीका। अगर आपको तृतीया लगा के दी है तो आप उसको हटा दो, ठीक है। और अगर शब्द को जोड़ के दिया है तो दोनों को अलग अलग करो और जो पहला शब्द है उसमें तृतीया लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मेन शब्द क्या होता है बेटा, बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो लिखा है ना मात्रा और पित्रा, ये शब्द समझ लो, ये शब्द होते हैं पितरी, मूल शब्द होते हैं पितरी, मातृ, भ्रातृ, मतलब जिनके एंड में री है, तय के नीचे री, ठीक है। उनका तृतीया हमेशा बनता है त्रा से, पित्रा, मात्रा, भ्रात्रा, ठीक है। वैसे तो शब्द रूप याद होना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ यहाँ पे, अगर आपको याद भी नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, पहला उदाहरण है हमारा पित्रा युक्त। अब यहाँ पे देखिए कतः,
दष्टः, दग्धः, ये सारे कतः प्रत्यय हैं, क्योंकि कतः का केवल तय बचता है। ठीक है, तय बचता है तो युक्त में तो तय दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और दष्ट है, इसमें ये जो षटकोण वाला स आया ना, इसकी वजह से तय को तय हो गया है। ठीक है, और दग्ध में ग की वजह से तय को ध हो गया है। ठीक है ये तय ही सारे। अब आपको क्या करना है, इसमें तृतीया हटानी और कुछ नहीं करना। जैसे पित्रा युक्त शब्द है, तो पित्रा का मूल शब्द क्या होता है, पितृ। आप इसको नोट कर लिए, पितृ लिख दिया, और युक्त को सेम टू सेम जोड़ दो, पितृयुक्त। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, इस तरह से इसको नोट कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अगला उदाहरण है सर्पेण दष्ट है, कुछ नहीं करना, एन हटा दो, सर्प मूल शब्द लिखो, मूल शब्द होता है सर्प, सर्प मतलब सांप, दष्ट मतलब दसा हुआ, सांप के द्वारा दसा हुआ। इसको सेम टू सेम, दूसरे शब्द को तो सेम टू सेम लिखना है हमेशा ही। ठीक है, बस मैंने आपको ये इसलिए बताया है तृतीया। एक प्रश्न ऐसा आएगा जब इस सर्प दष्ट को अलग करना होगा, इसको जब अलग करोगे तो आप इसका स्ट्रक्चर देखना, आपको कतः प्रत्यय लिखेगा तो आप जो पहले वाला शब्द है ना उसमें एन लगा दो, तृतीय विभक्ति लगा दो, इसलिए समझा रही हूँ। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल ट्रिक से भी हो जाएगा ये प्रश्न, वीडियो के एंड में सिखाऊंगी। फिर अग्निना दग्ध, अग्निना दग्ध में मूल शब्द है अग्नि, कुछ नहीं करना, अग्नि को लिखो मूल शब्द यूं का यूं, और दग्ध को यूं का यूं जोड़ दो, दग्ध, अग्नि दग्ध है, और बाकी कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है, कॉपी में नोट कर लो इसको। फिर आगे है सदृश, सम और हीन, मैंने इसका अर्थ आपको बता ही दिया है। ये शब्द अगर दिखें तो जोड़ा हुआ हो तो अलग करने के लिए आपको ये काम आएंगे। मात्रा सदृश है, उदाहरण है यहाँ पे, मूल शब्द होता है मातृ, आप यहाँ पे लिखो मातृ। ठीक है, और सदृश को यूं का यूं जोड़ना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे सदृश को इसके साथ यूं का यूं लिख दो, मातृ सदृश। और आपको तो ऑप्शन टिक करना, तो ये प्रश्न बिल्कुल कठिन नहीं होने वाला। उसके बाद धनेन हीन है, ये ज्यादातर हीन शब्द है ना, ये ज्यादातर आता है, इसको दिमाग में बैठा लो। धनेन हीन है मतलब हीन शब्द आता है, हीन के साथ कुछ भी जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो धनेन में एन हटाओ और मूल शब्द धन रख लो, धन के साथ हीन को यूं कहीं जोड़ दो, तो आपका शब्द बनेगा धनहीन है। और अगर आपको धनहीन यूं कहीं पेपर में मिले तो हीन देख करके धन में तृतीया लगा देना, और तृतीया में एन लगता है, विभक्ति मैंने शुरू में दिखा दी। अब चतुर्थी तत्पुरुष देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति किस लिए आती है बेटा, जैसे आपके याद करते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, चतुर्थी आती है के लिए अर्थ में, मतलब किसी के लिए अगर कोई काम किया जाता है तो वो चतुर्थी में रूप आता है। और चतुर्थी का रूप मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया आपको, कैसे रूप बनता है, रामाय, आय लग करके होता है, रामाय बालकाय। ठीक है, आय। तो आपका उदाहरण इसमें दिया है हमने, सबसे पहले स्नानाय इदम। अब इदम जहां भी आए ना, इसके साथ आय के साथ इदम जब भी आए, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो इदम के लिए लिखोगे अर्थम, कि ये स्नान के लिए है, और अर्थम का मीनिंग भी होता है के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जोड़ के लिख दिया है स्नानार्थम। ठीक है, इदम को देखते ही और इस चतुर्थी विभक्ति को देखते ही, आय को देखते ही अर्थम वाला ऑप्शन आप टिक करोगे, स्नानार्थम। अगला है दानाय पात्रम, कुछ नहीं करना, आय हटा दो, यानी कि जो एक्स्ट्रा श्रृंगार है उसको हटाओ और मूल शब्द जोड़ करके लिख दो दान पात्रम। ठीक है, इस तरह से आपकी चतुर्थी हो जाएगी, यानी कि दान के लिए, पात्र के लिए अर्थ में होता है, तो आप इसको इस्तेमाल करोगे। अगला है आपका पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी के लिए ये शब्द यहाँ पे लिख दिए हैं। इन शब्दों को देखते ही आप समझ जाना कि इसके साथ जो शब्द आएगा उसमें पंचमी लगेगी। विभक्ति का स्ट्रक्चर मैंने शुरू में दिखाया है, आत लग करके होता है, रामात, वृक्षात, नगरात, ग्रामात, गृहात, आत लग करके होता है। ये 4 शब्द दिमाग में बैठाओ। अगर हटाना होगा तो कठिन है ही नहीं, बस हटाओ और जोड़ दो, और अगर हटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो फिर पहले शब्द में आत लगा देना। ठीक है, ये चारों शब्द देखते ही मेन इसमें क्या आता है, सबसे ज्यादातर भय ही आता है। भय और भीत दोनों का मीनिंग होता है डरना। भय और भीत को दिमाग में बैठा लो। पंचमी तत्पुरुष समास का प्रश्न अगर आता है तो भय और भीत में से आता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो भय और भीत को देखते ही आपको क्या करना है, इसके साथ जो शब्द होगा उसमें पंचमी लगा देनी है। तो चोरात भयम में क्या होगा, आत को हटा दो, शब्द बन जाएगा चोर भयम। सेम सिंहात भय भीता में आत हटा दो, रोगात मुक्त में आत हटा दो, अश्वात पतित में आत हटा दो। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, पंचमी जो होती है ना वो अलग होना अर्थ में होती है, मतलब अलग शब्द नहीं मिलेगा वहां पे, अलग होना अर्थ होगा। मतलब अगर कोई चीज कहीं से अलग हो रही है, जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है, तो पत्ता किससे गिर रहा है, पेड़ से गिर रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, तो अलग होना अर्थ में क्या आती है, अलग होना अर्थ में आपकी आती है पंचमी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा,
जैसे पतित शब्द है ना, पतित शब्द मतलब गिरता है मतलब घोड़े से गिरता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपके शब्द नॉर्मल बनेंगे। जैसे चोरात भयम का क्या बनाओगे, सॉरी यहाँ पे दोबारा से मैं लिखती हूँ। चोरात भयम का क्या बनाओगे, आत हटा दो, चोर भयम, चोर भयम शब्द आपका बन जाएगा जोड़ करके पेपर में, ठीक है। अब अगर आपको ये जोड़ के दिया हुआ है चोर भयम, तो भय को देखना, भय को देख करके जो पहला शब्द चोर है, चोर में पंचमी लगा देना, चोरात, ठीक है। सेम इसी तरीके से सिंहात भीत में क्या बनेगा, सिंह भीतः, सिंह भीतः, ये आप कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद क्या है, रोगात मुक्त है, इसमें भी आत हटा दो, शब्द बन जाएगा आपका रोग मुक्त है। और अगर पेपर में जोड़ करके दिया हो रोग मुक्त है, तो मुक्त को देखना और रोग में पंचमी लगा देना, रोगात मुक्त है अलग अलग कर देना। फिर अश्वात पतित है, सेम पंचमी हटा दो यहाँ से, और शब्द आपका बन जाएगा अश्वपतित है, ठीक है। तो इस तरह से ये पंचमी तत्पुरुष आपका हो गया। फिर अगला देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी किसके लिए आती है, किसी की कोई चीज, का के की, ठीक है। जैसे राम का घोड़ा, का के की अर्थ में षष्ठी आती है, और षष्ठी का रूप मैक्सिमम टाइम पे शैद से होता है, ठीक है। मैंने वीडियो के शुरू में आपको दिखाया है। और सबसे मेन उदाहरण जो इसमें आता है ना मैक्सिमम टाइम पेपर में, वो आता है राज्ञ पुरुष है। अब ये जो है ना, जैसे मैंने मातृ और पितृ का रूप आपको उसी टाइम पे बताया, उसी तरह से आपको शब्द रूप याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो इस शब्द को दिमाग में बैठा लो, मैक्सिमम टाइम पे ये पेपर में आ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है राज्ञ पुरुष है, तो और यहाँ पे राज्ञ पुरुष है की जगह पे क्या आता है, सैनिक भी आ जाता है कई बार, राज्ञ है सैनिक है, कि राजा का सैनिक है, राजा का पुरुष, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, राज्ञ में षष्ठी हटा दो, तो राज्ञ का मूल शब्द क्या है, राज, जोड़ के लिखो राज पुरुष है, ये बनेगा आपका राज सैनिक है। यानी कि राज्ञ का मूल शब्द होता है राज, और लास्ट वाला इसको तो सेम टू सेम जोड़ना है आपको, तो इसको दिमाग में बैठा लो। उसके बाद देवस्य पूजा, सेम वही जो एक्स्ट्रा श्रृंगार है षष्ठी विभक्ति उसको हटाओ, सेम टू सेम इनको जोड़ दो, देव पूजा मूल शब्द बन जाएगा। उसके बाद है नराणाम पति ही, नराणाम ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, वो ही है षष्ठी विभक्ति, ठीक है। आप राम का शब्द रूप देख सकते हो, इसमें अनाम हटा दो, तो इसका मूल शब्द बन जाएगा नरपति ही, ठीक है। इस तरह से आपका षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। सप्तमी देखते हैं, सप्तमी में आपको क्या करना है, सप्तमी का स्ट्रक्चर मैंने वीडियो के शुरू में आपको हर एक विभक्ति दिखाई है, ए लग करके होता है, जैसे ए युद्धे चक्रे कार्य, कुछ नहीं करना, मे के अर्थ में आता है, मतलब कोई चीज़ किसी मतलब घर में, दुकान में, बाजार में, या पेड़ पर अगर कोई चीज़ आएगी तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। आपको क्या करना है, सप्तमी विभक्ति हटाओ और न्यू का न्यू शब्द जोड़ दो, कुछ नहीं करना, एक ही मात्रा हटानी है, एक ही मात्रा हटा दो, ठीक है। और शब्द यूं के यूं जोड़ दो, युद्ध निपुण है, चक्रबंध है, कार्य कुशल है, जोड़ के लिख दो, ठीक है। गैप नहीं होना चाहिए बीच में, सिर्फ एक ही मात्रा हटा दो। इस तरह से तत्पुरुष समास हमने कंप्लीट किया। द्वंद्व समास देखते हैं। द्वंद्व समास में भी चांस बनते हैं, 2 नंबर का प्रश्न तो आ ही जाता है, और केवल पेपर में इतरेतर द्वंद्व है। इतरेतर द्वंद्व जो क्या होता है, मतलब सबसे पहले तो द्वंद्व समझो, द्वंद्व क्या होता है, हिंदी में भी आपको पता है कि जो 2 शब्द होंगे ना, दोनों का अपना महत्व होगा, अपनी पहचान होगी, ठीक है। मतलब कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं है। एक बात तो ये होगी, समझने के लिए आप ये भी कह सकते हो कि प्रॉपर एक संज्ञा होगी, व्यक्ति या वस्तु का नाम होगा, प्रॉपर एक संज्ञा होगी जिनका अपना अस्तित्व है, ठीक है। अब हिंदी में द्वंद्व समास आप कैसे करते हो, और से करते हो, जैसे राम और श्याम, राम और कृष्ण, और से करते हो ना। और संस्कृत में और के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है, च। एक बात तो ये दिमाग में बैठा लो। दूसरी बात, इस प्रश्न को हल करने का तरीका बताने वाली हूँ मैं, ध्यान से देखना। अब जब समास करते हैं ना, इसमें इस समास में क्या होता है, च, यानी कि जो हिंदी में और है वो एक ही बार करते हो, राम और सीता, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, ये जो च होता है ना, हर एक शब्द के बाद इस्तेमाल होता है। यानी कि 2 होंगे तो 2 के बाद, 3 होंगे तो 3 के बाद, हर एक के बाद च इस्तेमाल होगा। अब प्रश्न कैसे हल करेंगे वो अभी मैं बताऊंगी। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लिया, रामश्च कृष्णश्च, ठीक है, रामश्च कृष्णश्च, ये 2 शब्द हैं। जब आप इनको जोड़ के लिखोगे तो क्या करोगे, दोनों में से च हटा दो, और ये 2 है यानी कि द्विवचन है, तो आप इनको जोड़ के कैसे लिखोगे, राम कृष्णौ, द्विवचन है ना, 2 के लिए तो औ लगता है, जैसे रामः रामौ, जब शब्द रूप चलता है तो द्विवचन के लिए औ की मात्रा होती है ना, दोनों को जोड़ो, राम कृष्ण लिख दो। अब इनको अलग अलग करना है तो ये इस तरह से होंगे,
मतलब अगर आपको अलग करना है तो आप किस तरह से करोगे, रामः च, पहले राम को अलग किया, इसके बाद च लिखा, फिर कृष्ण को अलग किया, फिर उसके बाद च लिखा, कृष्ण है च। अब इसमें क्या बात ध्यान रखनी है बेटा, इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब इस शब्द को अलग करते हो आप राम कृष्ण को, तो हर एक के बाद च आना जरूरी है, यानी कि जिस ऑप्शन में हर एक शब्द के बाद च ना हो उस ऑप्शन को वहीं कट कर देना, और आपका प्रश्न मैक्सिमम चांस है कि इसी से ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे है आपका पुत्रश्च कन्याच। ठीक है, इसको जोड़ देना है पुत्रश्च। सेम वही तरीका आपको यहाँ पे अपनाना है। पुत्रश्च और कन्याच में च को हटाओ, पुत्र और कन्या बच गए आपके पास, तो आप इनको जोड़ो। कैसे जोड़ोगे, पुत्र और कन्या, कन्या जो है स्त्रीलिंग शब्द है और इसके साथ द्विवचन का बनेगा कन्ये, रमा रमे, रमा स्त्रीलिंग शब्द हो ना, उसी तरह से। अब अगर इसको अलग करना है तो आप क्या करोगे, इसी तरह से अलग करोगे, पुत्र है, फिर लिखो च, फिर कन्या, कन्या का मूल शब्द क्या है, कन्या, कन्या के बाद च। अब प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न पेपर में कैसे हल करना है। सैंपल पेपर से प्रश्न उठा लेती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे आपका जो सैंपल पेपर का प्रश्न है वो हमने यहाँ पे लिया है। तो पहला जैसे प्रश्न है यहाँ पे, कुत्सित वस्तु मिश्रितम बक्षम सैमलम धरातलम, आपको सैमलम का करना है यहाँ पे समास। ऑप्शन है आपके मलस्य योग्यम मलम मलम प्रति मलेन सहितम मलस्य भाव है। तो अव्ययभाव समास में मैंने शुरू में बताया, ये जो शब्द है के शुरू में स है, स किसके लिए आया है, सहितम के लिए आया है, ये अव्ययभाव वाला समास वाला है। तो स को देखते ही आपको सहितम वाला ऑप्शन टिक करना है, कुछ नहीं करना। प्रश्न हल करना बहुत आसान है, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है बस। तो सहितम गए वाले ऑप्शन में आप इसको टिक करोगे। ठीक है, स को देखा सहितम वाला, क्योंकि योग्य किसके लिए आया था, अनु के लिए, प्रति प्रति के लिए आया था, अभाव निर के लिए आया था। तो तीनों ऑप्शन कट हो गए ना, सहितम वाला ही बचता है फिर आपके पास। अगला प्रश्न है आपका, भयेन आकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्ता श्रृगालः हसनः, भयेन आकुलम, वो इसमें कुछ नहीं, देखो अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो मूल शब्द हैं वो जुड़े होंगे और च मिलेगा। अव्ययभाव समास में आपको 6 शब्द मैंने बताए, अगर ये दोनों चीज नहीं है तो फिर आपका तत्पुरुष समास वाला प्रश्न है ये। ठीक है, मतलब अगर ये नहीं मिले तो तत्पुरुष समास का है। फिर आपको क्या करना है, भयेन आकुलम में मैंने आपको क्या बताया था, कुछ नहीं करना, जो एक्स्ट्रा श्रृंगार उसको हटा दो, एन हटा दो, और भय आकुलम आपके पास बच जाएगा, भय और आकुलम। अब इनको जोड़ करके कैसे बना है, इस बात को विशेष रूप से जब आप इसको जोड़ोगे ना, तो इसको आ को ऐसे नहीं लिखते, बीच में आ की मात्रा लगाओगे, भया बनाओगे इसको, भयाकुलम। भयाकुलम कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि भयेनाकुलम ये गलत है क्योंकि इसमें से एन नहीं हटाया। भयकुलम इसलिए गलत है क्योंकि इसका आ का ठक कहाँ चला गया। और यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि आ यूं का यूं लिख दिया, आ की मात्रा लगानी चाहिए थी ना अच्छे से, तो आ को ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये इसलिए गलत हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या करना है, ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। अब कुश और लव दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, दोनों का अपना महत्व है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो आपको कैसे करोगे, आपका दोनों को अलग अलग करना बताया था मैंने, कुश है च, और दोनों के बाद च लगाना है, जिस भी ऑप्शन में च नहीं है दोनों के बाद उसको काट देना, कुश है च लव है च। अब ये पहले ही ऑप्शन में सही है तो आपका ये ठीक हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों है, दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि लव दूसरे नंबर पे लिखा लेकिन यहाँ पे पहले लिख दिया, तो गलत हो गया। लवयो हो चाहे कुशयो हो चाहे, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये तो रूप ही अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो प्रथमा ही लिखनी थी आपको। कुशस्य चाहे लवस्य चाहे, ये भी षष्ठी विभक्ति लगा दी, ये भी गलत हो गया। मतलब आपको तो नॉर्मल शब्द लेना था, नॉर्मल मूल शब्द लेना था, कोई विभक्ति नहीं लगानी थी। अगला है आपका क्षेत्रस्य कर्षणम। ठीक है, क्या है, कश्चित कृषक बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रस्य कर्षणम कुर्वन् आसीत्, कुछ नहीं करना, जो एक्स्ट्रा श्रृंगार था क्षेत्रस्य उसको हटा दो और यूं का यूं आप जोड़ दो। सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। पहला क्यों गलत है, पहला इसलिए गलत, देखो क्षेत्रा में त्रापे आ की मात्रा कहाँ से आ गई, देखिए आपको क्षेत्रस्य में जब हम आदाशय और ये हटाते हैं तो कर्षणम में क्या पहले कोई मात्रा है, आकर्षणम है, अगर आ होता तो त्रापे आ की मात्रा लगती ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्षेत्रस्य कर्षणम इसलिए गलत है क्योंकि इसमें से क्षेत्रस्य की विभक्ति ही नहीं हटाई, तो ये भी गलत है। और क्षेत्रम कृष्णम इसलिए गलत है क्योंकि क्षेत्रस्य में आधा शय और यह तो हटाया लेकिन अम जोड़ दिया, लेकिन नहीं, ये भी गलत है क्योंकि जोड़ना है ना आपको, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है श्री राम है स वाष्पम अवलोकयति, शब्द है आपका स वाष्पम। स को देखो और स को देखते ही सहितम वाला ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है, अब देखो सहितम दो ऑप्शन में है,
ये गलत है, ये भी गलत है। सहितम 2 ऑप्शन में। अब क्या करोगे? अब आपको मैंने बताया था सह के साथ तृतीया एन वाली विभक्ति लगती है, वाष्पेन सहितम। तो आप इस तरह से प्रश्न को हल करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।